जैसा आप लोग के पास होमवर्क डिस्कस किया था, हो गया था। ओके, मॉड्यूल से आप लोग करने वाले थे, किया आप लोगों ने? बताओ तो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। जीपीपी 1 में देखो कौन से क्वेश्चंस नहीं बने और तो मुझे एक चीज बताओ, किसी का भी फैक्टोरियल जब हम लिखते हैं तो एंड कहाँ होता है? किसी का भी फैक्टोरियल का एंड कहाँ होता है? 1 पे, और स्टार्ट कहाँ होता है? इसका फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल तो 4 कहाँ होगा और जाएगा कहाँ तक? 1 तक। अच्छा, 2n में टोटल कितने नंबर का मल्टीप्लिकेशन? बहुत सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितने ऐसे नंबर चाहिए? 2n। 5 फैक्टोरियल में आप कितने नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे? 10 फैक्टोरियल में, 2n फैक्टोरियल में, उसमें तो और कितने होंगे? इवन कितने? आधे और नंबर आधे इवन होंगे। ठीक है, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है ना। फोर्थ क्वेश्चन में सामने देखो क्या दिया है, सारे और नंबर दिए हैं, ठीक ही नहीं? जिसमें क्या नहीं चाहिए? इवन नहीं चाहिए। काम करते हैं, यहाँ पर ओड भी है और इवन भी। हम क्या करेंगे, सारे ओड को अलग करेंगे और सारे इवन को अलग करेंगे, सारे ओड को अलग करेंगे। ओड मुझे चाहिए तो उसको मैं छेड़ूंगा नहीं, जो मुझे नहीं चाहिए उसके साथ अपने देखते हैं क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई n। तो ये ओड में कितने नंबर है? ये टोटल तो पूरे में 2 है। ओड में कितने n? तो टोटल जो है आधे ओड होंगे, बाकी के आधे इवन होंगे। तो यहाँ पर भी टोटल n नंबर होंगे और इवन में से क्या कॉमन निकाल सकते? 2। कितनी बार बाहर आएगा? n टाइम। तो हर एक में से एक बार बाहर आएगा तो कितनी बार बाहर आएगा? n टाइम बाहर आएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 और नंबर ऊपर रहेगा। उसको तो चाहिए अपने को, तो उसको तो कुछ करेंगे ही नहीं। यहाँ पर 2 अगर हर एक में से बाहर आया तो n टाइम्स बाहर आया, तो 2 की जगह पर अब क्या रहा होगा? 1। 4 की जगह पर क्या रहा होगा? 2। 6 की जगह पर क्या रहा होगा? 3। 2n की जगह पर क्या रहा होगा? ये 10 फैक्टोरियल है ना? तो ये n फैक्टोरियल नीचे 10 फैक्टोरियल। ये जो बच्चा वो जो आपको प्रूव करना है, ठीक है? तो कुछ नहीं करना, आपको फैक्टोरियल में से और को अलग कर देना था, इवन को अलग कर देना था। फिर जो प्लस होता है तो मेरे जो होता है ना, 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 होता है, तो 2 एक बार बाहर आएगा। 2 into 4 into 6 होगा, इसका भी 2 है, कौन सा? 20। आपको बोला है कि हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4 बॉयज व्हेन फर्स्ट एंड नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज। कितने प्राइज अपने हाथ में? 3। जैसे तो बोला कि आप काम कर लो, आपको वहां पर ऐसे गेस्ट बुलाया गया है, आप दे रहे हो प्राइज को, और आपके सामने 4 बच्चे हैं, आपके पास 3 प्राइज है। आप पहला प्राइज उठाओगे तो उस प्राइज को देने के लिए क्या कितनी हुई? 4 में से बच्चे को बुलाओगे, स्टेज पे उसको प्राइज दे दोगे, तो कितने प्राइज बचे आपके पास? अब दूसरा प्राइज होता है, उसके लिए कितनी हुई? 3, क्योंकि जिसको दे चुके उसको वापस नहीं दे चुके, ऐसा क्वेश्चन में दिया। तो दूसरे प्राइज के लिए कितनी हुई? 3।
और फिर तीसरे प्राइस के लिए तो 2 आपके चॉइस कितनी है। अच्छा फिर ये 4 3 और 2 है उसका मल्टीप्लाई करो कि एडिशन मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरा काम कब खत्म होगा जब मैं तीनों प्राइस को दे दूंगा। तो 4 × 3 × 2 तो कितना हो जाएगा 20। अब अगर ये कंडीशन हटा दिया जाए कि नो बॉय गेट मोर देन 1 प्राइस को हटा दिया जाए, बॉय में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइस, तो फिर फर्स्ट प्राइस के लिए कितनी चाहिए, 4 सेकंड के लिए, 4 थर्ड के लिए, 4 × 4 × 4 64 दूसरे का आ गया। तीसरा अच्छा ये जो 64 पीसेस है क्वेश्चन को समझ रहे होंगे आप लोग 64 क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि नो बॉय गेट ऑल द 3 प्राइस, कि 64 चॉइसेस होगी उसमें से ऐसे कितने चॉइस होंगी, एक केस ऐसी होगी तीनों प्राइज आपने पहले बच्चे को दे दी, हो सकता है वो नहीं चलेगा। तीनों प्राइज आपने सेकंड बच्चे को दे दिए, वो भी नहीं चलेगा। तीनों प्राइज तीसरे बच्चे को दे दिया, वो भी नहीं चलेगा। तो तीनों प्राइज चौथे बच्चे को दे दिए, वो भी नहीं चलेगा। तो कितनी चॉइस हट जाएगी उसकी, बचेगी। और जो हम लोग लॉजिक जैसे स्कूल में जब पीएनसी करो, जो आप सोचते हो उसको वर्ड में एक्सप्रेस कर देना, वरना तो फिर ये लॉजिक है हमारा, सही है। जो आप सोचते हो उसको आपको वर्ड में बस लिख देना है। 15 आपको याद है एटलीस्ट और नेवर के लिए मैंने इजी तरीका सिखाया था, क्या करना होता है, उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना है। 15 क्वेश्चन में आपको दिया है, आप देखोगे तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000, तो 100 और 1000 के बीच में कितने डिजिट का नंबर होता है, डिजिट का नंबर भरने के लिए मैंने आपको सबसे इजी तरीका क्या होता है, 3 ब्लॉक बनाना। तीसरे डिजिट का नंबर पे आप हर प्लेस को भरो, इससे इजी तरीका नहीं हो सकता हम लोगों के लिए। 3 प्लेस है, 100 से लेकर 1000 के बीच में 3 डिजिट का नंबर होगा, राइट। अब कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 1 डिजिट शुड बी 7, तो एटलीस्ट 1 डिजिट इज 7 का मतलब क्या कि 7 एक बार भी यूज कर सकता हूँ, 2 बार भी कर सकता हूँ, 3 बार भी कर सकता हूँ। तो 3 केस बनाने पड़ेंगे। उससे बेटर क्या है, उसका उल्टा लगेगा। एटलीस्ट 1 डिजिट 7 होगा, उसको उल्टा किया, कोई भी डिजिट 7 नहीं चाहिए। अगर कोई भी डिजिट 7 नहीं चाहिए तो फर्स्ट प्लेस पर कितनी चॉइस, 8, 0 नहीं हो सकता, 7 लेना नहीं है मेरे को। सेकंड प्लेस पर 9, 6 7 नहीं हो सकता। और थर्ड प्लेस पर भी लिखा नहीं, मतलब रिपीटेशन अलाउड है, राइट। ये कितना देगा आप लोगों का 648। ये हो गया जो आपको नहीं चाहिए। टोटल आउटकम कितना होगा विदाउट कंडीशन, फर्स्ट प्लेस पे 96, दूसरे प्लेस पर 10, तीसरे प्लेस पर 10, ये कितना हुआ, उसमें से माइनस कर लेते हैं, कितना होगा 252 का आंसर देगा। पर इसमें अभी तक जो 20 क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों ने मेरे को डाउट नहीं पूछा है, तो मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चन का सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हो गया? अच्छा पूछना था, क्योंकि इसमें मुझे तो लगता है 1 to 20 का सबसे अच्छा क्वेश्चन 11 है। अब मैं समझा देता, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इसका ठीक हुआ है इस बार। वैसे क्वेश्चन इजी है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ है, बट वो थोड़ा बहुत सकता समझने में प्रॉब्लम हो। आपको देखिए फॉर ए सेट ऑफ 5 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन के 2 आंसर, या तो ट्रू या तो फॉल्स। नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल द करेक्ट आंसर, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने पांचों के पांचों करेक्ट आंसर दिए। कोई तो करेक्ट सीक्वेंस होगा ना, राइट। उस 5 क्वेश्चन जो है उसमें मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर ट्रू है, सेकंड का सही आंसर भी ट्रू है, थर्ड का सही आंसर फॉल्स है, फोर्थ का सही आंसर फॉल्स है, फिफ्थ का वापस ट्रू है। ये एक एजम्पशन लेके चल रहा हूं, ये सही सीक्वेंस है। बट कोई भी पूरे क्लास में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने ये आंसर दिए पांचों का। किसी ने हो सकता है ये 2 सही दिया हो, किसी ने हो सकता है 4 सही दिया हो, किसी ने हो सकता है ये 2 सही दिया, पर कोई भी ऐसा नहीं है पूरे क्लास में जिसने पांचों के पांचों सही दिए। ठीक है। अब हर अगर एज ए स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो मेरे पास हर क्वेश्चन के लिए कितनी चाहिए, 2, या तो ट्रू टिक मारूंगा या तो फॉल्स टिक मारूंगा। ऐसे कितने क्वेश्चन है 5, तो मैं मुझे अगर आंसर देना तो मेरे पास कितनी चाहिए 2⁵ 32। हर क्वेश्चन के लिए 2 चाहिए। 2C1 × 2C1 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, क्योंकि मेरा काम कब खत्म होगा जब मैं 5 क्वेश्चन को टिक मारूंगा, सही है। तो 2⁵ 32 चॉइसेस है।
उस 32 चॉइसेस का मतलब क्या हुआ, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है सारी इसके अंदर है। मतलब एक पॉसिबिलिटी पे सारे ट्रू, एक पॉसिबिलिटी पहले 4 ट्रू लास्ट वाला फॉल्स, एक पॉसिबिलिटी सारे फॉल्स, ऐसा अलग अलग सारी पॉसिबिलिटी लिखूंगा तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी मिलेगी, 32। अब क्वेश्चन में क्या दिया है पढ़ते हैं। देयर आर 6 मल्टीपल for a set of true or 5 true or false questions, no student has written all the correct answer and no student have written given the same sequence of answers. Then what is the maximum number of students in the class for this to be possible? मैक्सिमम कितने सीक्वेंस बन रहे हैं, 32। और क्वेश्चन में कहते हैं कोई भी 2 स्टूडेंट ऐसे नहीं है जिन्होंने सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर लिखा। इसका मतलब अगर क्लास में 33 स्टूडेंट्स हुए तो कोई ना कोई सीक्वेंस रिपीट होना चालू हो जाएगी। तो पक्की बात है इस क्लास में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, 32। उससे ज्यादा होंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, सीक्वेंस रिपीट होगा जो उन्होंने मना कर दिया, राइट। और अगर 32 स्टूडेंट्स हो तो किसी का एक सीक्वेंस राइट वाला आ जाएगा। जबकि क्वेश्चन में और भी क्या दिया है कि उस क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने सारे सही लिखे, मतलब ये वाला सीक्वेंस लिखने वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो एक और कम होगी, मैक्सिमम कितना हो सकता है उस क्लास में, उससे कम हो सकते हैं। 31 से ज्यादा होंगे तो मेरी दोनों पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसलिए 32 में से कम करने का, ठीक है। फिर पीछे कौन सा 8, how many words of the distinct letters of the English alphabet are there? तो आपको क्या बोला, how many words of the distinct letters of the English, तो कितने प्लेस आपके 3 प्लेस, 3 डिजिट 3 अल्फाबेट का वर्ड बना है। पहले प्लेस पर 26 हुई, दूसरे पे 25 है ना, डिस्टिंक्ट है 18। How many 3-digit numbers are numbers more than 600? आप ही बताओ। अब आप लोग ही बताओगे, मुझे पता है कि आप लोगों को आता है, बस उस टाइम पर आप लोगों को शायद फील नहीं हुआ। आपको क्या बोले, 600 से बड़े नंबर चाहिए, कितने डिजिट के, 3 डिजिट के। तो आप क्या करोगे, 3 ब्लॉक बनाओगे, ये 3 ब्लॉक बनाए। अब आप लोगों को बोला गया है कि आप लोगों को उसके अंदर जो नंबर यूज करना 2, 3, 4, 6, 7 यूज करना है। अब सोचो कि आपको 600 से बड़ा नंबर चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस पर क्या है, 607 ही रख पाओगे, है ना। और कुछ भी रखोगे तो 600 से बड़ा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कितनी हुई, 2। अब वैसे ये भी देख लेते हैं कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, कुछ बोला नहीं है मतलब अलाउड है। तो फिर यहाँ पर कितनी 5, यहाँ पर भी 5। जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक क्या करोगे, नेक्स्ट 25 25 देखो 20 पे जैसे क्वेश्चन में आपको क्लास में करवाया था, 25 क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 2n plus 1 p of n minus 1 divided by 2n minus 1 p of n is equal to 3/5। तो बोला है n की वैल्यू निकाल के दो। इसमें शॉर्टकट यूज हो सकता है, तो जब बोलते हैं ना 5 3 2 तो 5 से चालू करो, 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, वो इसमें कर सकता हूं। तो उसके लिए क्या चाहिए, कितना डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए लिखना होगा, तो ये पता होना चाहिए ना आपको। तो नहीं पता था, इसको शॉर्टकट यूज नहीं कर पाओगे, आपको फॉर्मूला ही यूज करनी पड़ेगी। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ n p of r, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, 2n plus 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, n plus 2 फैक्टोरियल, सही है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर यूज करोगे तो 2n minus 1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, इसमें से जाएगा तो n minus 1 फैक्टोरियल। फिर याद करो मैंने फिर इसके बाद क्या सिखाया आप लोगों को, क्या बोला है, क्या करना चाहिए, n+2 फैक्टोरियल को हटाना पड़ेगा, बोलना कैसे सोल्व करोगे। और फैक्टोरियल को हटाने के लिए बड़े नंबर को कहाँ तक ले जाओ, छोटे नंबर के फैक्टोरियल तक।
2n प्लस 1 बड़ा या 2n माइनस 1 बड़ा? 2n प्लस 1। तो 2n प्लस 1 को रिड्यूस करोगे तो 2n प्लस 1 के बाद कौन आएगा? 2n के बाद कौन आएगा? 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। तो उसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो डिनोमिनेटर में कौन कौन बचा? ये 2n माइनस 1 फैक्टोरियल और n प्लस 2 फैक्टोरियल तो नीचे है और डिनोमिनेटर, उसको रिड्यूसिंग में लिखो। n प्लस 2 के बाद n प्लस 1, n प्लस 1 के बाद n के बाद n माइनस। जैसे उस नंबर तक पहुंचो फिर आगे में दो फैक्टोरियल फिर डाल दो इक्वल टू 3/5। ये समझ आ रहा है सबका? बड़े नंबर को छोटे नंबर के फैक्टोरियल तक पहुंचा तो होगा तो कट जाएगा, क्योंकि वरना तो फैक्टोरियल है तो सोल्व ही नहीं कर पाऊंगा। ये गया। अब जो बचा है 2n का n और ये n भी कट, क्या रहेगा? ट्वाइस ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? 5 टू 10 इंटू 2n का 20n प्लस 10, यहाँ पर 3n स्क्वायर मतलब n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 होगा ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबको साथ में लोगे तो 3n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 20n, तो माइनस 11n प्लस 6 माइनस 10 माइनस 4। एक क्वाड्रेटिक फैक्टराइज दिख रहा है। 3n स्क्वायर माइनस 12n प्लस n माइनस 4, तो दो फैक्टर कौन से आ रहे हैं? 3n प्लस 1 and n माइनस 4। n की दो वैल्यू है, n इक्वल टू -1/3 और n इक्वल टू 4। n फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो n की पॉसिबल वैल्यू। अगर नीचे का नंबर पता हो तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं, तो शॉर्टकट यूज करना। अगर नीचे का ये नहीं पता हो तो उसको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फिर फैक्टोरियल को हटवा दो। नेक्स्ट 26 ये क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। आप लोगों को सेम क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया है, बट उसमें सिर्फ 2 फ्लैग लेने को बोला था, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। आपको मिनिमम कितने फ्लैग का यूज करने पड़ेगा सिग्नल के लिए? मिनिमम अगर एक फ्लैग दिखा के तो सिग्नल बना सकता हूँ, तो क्या होगा? 5p1 प्लस 5p2 प्लस 5p3 प्लस 5p4 प्लस 5p5, बस ऐड कर लो, आंसर आ गया। और जेंटलमैन ने 6 फ्रेंड्स को इनवाइट। आप ही सोचो कि आपने घर पे पार्टी रखी, 6 फ्रेंड को इनवाइट करना है, राइट? इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड पर व्हाट्सएप का जमाना था नहीं, तो आपने क्या किया? इनविटेशन कार्ड बनाया। तो आप इतने मालदार हो कि उसको जाने के लिए 3 सर्वर करते हो आपने। अब आप क्या करोगे? आपको अगर इनविटेशन कार्ड भेजना है तो आपके कितनी चॉइस होगी? ये पूछा है। आपके पास कितने इनविटेशन कार्ड है? 6। और सर्वर कितने? अब पहला इनविटेशन कार्ड के लिए आपका कितनी किसी सर्वर को बोला के बोलो कि जाके दे दिया जाए। दूसरा इनविटेशन कार्ड के लिए 3 कार्ड के लिए, हर एक के लिए दूसरी 29। भाई जो तुम्हें बता रहा हूँ लॉजिक समझ आ रहा है? 29 क्वेश्चन देखो। आपको अपनी स्कूल का जिस स्कूल में आपको वहां पर कोऑर्डिनेटर बना दिया, आपको टाइम टेबल बना के देना स्कूल का, आपको बोला गया है तो स्कूल के अंदर आप कोऑर्डिनेटर हो
आप सोच के बताओ मुझे कैसे बनाओगे टाइम टेबल। कंडीशन क्या, देयर आर 6 पीरियड, स्कूल में 6 पीरियड होते हैं, ठीक है। Each working day of a school, in how many ways can one arrange 5 subjects so that each subject is allowed at least 1 period? अब आप मुझे बताओ 6 पीरियड का टाइम टेबल बनाना है, 5 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट को एक बार का यूज करना है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री में, इंग्लिश, कंप्यूटर या पी कोई भी एक सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ये 5 सब्जेक्ट है, आपको 6 पीरियड का टाइम टेबल बना के देना। आप बताओ कैसे बनाओ। सबसे पहले क्या सोचोगे, आप बैठो टाइम टेबल बनाना है ना, आप टाइम टेबल बनाने बैठो, आप सोचिए कि आपके सामने 5 सब्जेक्ट दे दिए, आपको एक टाइम टेबल बनाना है 6 पीरियड का और हर सब्जेक्ट एक बार का यूज होने, जैसे नहीं कि 3 में 6 में हो रहा है। तो आप सोचो सबसे पहला काम क्या करने वाला, किसी एक को तो 2 बार यूज करना ही पड़ेगा, है ना। पर 5 को एक देने के बाद भी खाली पड़ गया, तो आप सबसे पहले 5 को अरेंज नहीं करोगे, आप क्या करोगे, 6वां पीरियड भरने का सब्जेक्ट ढूंढ लोगे। और है कितने सब्जेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, 5 में से सब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा। अब सब अपना अपना फेवरेट सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, तो 5T1। अब वो 5 में से जब मैंने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, मान लेता हूँ कि फिजिक्स सिलेक्ट हुआ, तब कितने सब्जेक्ट हो गए, 6 पीरियड भी कितने, 6 जगह पर 6 पीरियड 6 सब्जेक्ट को भर देना है, तो 6 फैक्टोरियल, तो फिजिक्स 2 बार है, डिवाइड बाय हो गया। इसमें पीरियड बनेंगे 5T1 is 5, 7 फैक्टोरियल 720, 6 फैक्टोरियल 720 डिवाइड बाय 2 ये 360 into 5, तो 1800 अलग अलग तरीके आपके पास एक टाइम टेबल बनाने के लिए, उसमें जब कोई एक टाइम टेबल बना के दोगे उसको, कोई 1800 जब नहीं आ जाए। आप एक सोचो कि भाई ये करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक एक से सोचते जाओ, आपको काम समझ आया। पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, क्यों, बिकॉज 6 पीरियड है, सब्जेक्ट 5 ही, फिर वो 6 पीरियड 6 सब्जेक्ट भरूंगा, तो 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हुआ ना, पीरियड को भरना है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों किए, सिमिलर ऑब्जेक्ट आ गया। एपीपी बनना और कोई नहीं, अब डीपीपी 1 में हो गए सबके, डीपीपी 2 अगर 6 देखो ना, डीपीपी 2 में 6 वाला क्वेश्चन चेक करिए, डीपीपी 2 में 6 वाला क्वेश्चन, तो क्या दिया हुआ है, 6 वाला क्वेश्चन का करोगे तो 1 into 1P1, वो सिंपल समझ आ रहा है, P of 1, 1 का मतलब क्या हुआ, 1P1, फिर प्लस 2 into 2P2 प्लस 3 into 3P3, राइट, फिर लास्ट में n into np, और आपको प्रूव करना है कि इसका आंसर जो है वो n+1 p of n+1 माइनस 1p2 है। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1p1 का मतलब कितना, 1 फैक्टोरियल, 2p2 का मतलब 2 फैक्टोरियल, 3p3 का मतलब, राइट, npn का मतलब आपको ये 1 into 1 फैक्टोरियल को आप सोल्व नहीं कर पाओगे, आप कब सोल्व कर पाओगे,
अगर कोई मुझे बोले कि 5 into 4 फैक्टोरियल क्या होता है तो मैं सोल्व कर पाऊंगा, और कोई मुझे बोले 4 into सोल्व कर पाऊंगा मतलब सोल्व तो मैं इसको भी कर लूंगा, बट पूरा कैलकुलेशन नहीं करना हो, मुझे फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखना बोलोगे। क्यों सर फैक्टोरियल के टर्म में लिखना है? क्योंकि सामने फैक्टोरियल के टर्म में लिखने को बोला है। n+1 p of n+1 का मतलब क्या है? आपको तो फाइनल आंसर फैक्टोरियल के टर्म्स में देना है ना, तो क्या 4 into 4 फैक्टोरियल को फैक्टोरियल के टर्म में लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। पर क्या 5 into 4 फैक्टोरियल को लिख पाओगे? ये क्या लिख लोगे? तो इसका मतलब मुझे मेरी प्रॉब्लम समझ आ रही है ना, कि मेरी प्रॉब्लम है कि दोनों सेम है। होना क्या चाहिए था? पर 1 की जगह पर 2, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 3, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 4। सही है ना? तो अपने को जब अपनी प्रॉब्लम समझ आ गई तो फिर सॉल्यूशन भी समझ आ रही है। 1 को 2 बनाना है, अब 1 को 2 कैसे बना लोगे? तो 1 को 2 बनाने के लिए मेरे पास एक ही तरीके के 2 - 1 लिख लो, ये तो कर सकता हूँ, राइट? ये जो 2 दिख रहा है, इस 2 को मैं 3 - 1 लिख सकता हूँ, राइट? सही है, राइट? प्लस यहाँ पर 4 - 1 into 3 फैक्टोरियल, और ये सबसे लास्ट में n को क्या लिखोगे? n+1 - 1 into n फैक्टोरियल, लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये करने का पर्पस समझ आया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 फैक्टोरियल के साथ मतलब 4 फैक्टोरियल के साथ 5 आएगा तो फायदा है, 5 फैक्टोरियल के साथ 6 आएगा तो फायदा है, बड़ा नंबर आना चाहिए। अब ब्रैकेट ओपन करो, 2 into 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 into 1 फैक्टोरियल, वो तो 1 फैक्टोरियल रहेगा। 3 into 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, कैलकुलेशन नहीं करना है ना, अपने 2 फैक्टोरियल। 1 into 2 फैक्टोरियल, 4 into 3 फैक्टोरियल, 1 into 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल चलता रहेगा। और आप अगर सीरीज को देखोगे, पहले लास्ट टर्म लिख लेता हूँ, n+1 into n फैक्टोरियल माइनस 1 into n फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल, ये +2 फैक्टोरियल और -2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये +3 फैक्टोरियल और -3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो सारे कैंसिल हो गए। क्या रहा? पैटर्न के साथ समझ रहे क्या रहा? सबसे बड़ा का और सबसे छोटा को -1 फैक्टोरियल में दो तो -1 हो जाएगा, और सबसे बड़ा को ये भी कट हुआ होगा अपन इसके साथ, तो इसके आगे का टर्म होगा ना कोई उसके साथ, तो बचा कौन होगा? तो मुझे समझ में दिख रहा अगर फैक्टोरियल में चाहिए तो आप लेके आ ही जाओगे जब तक ये सेम हो। आपको एक बड़ा नंबर चाहिए तो बड़ा नंबर फिर आ जाएगा। उसके बाद इसका फर्स्ट क्वेश्चन DPP2 का हुआ, थोड़ा एक बार क्वेश्चन में मुझे बताओ। DPP2 का एक बार बस हो गया। In an examination hall, there are 4 rows of chairs. Each row has 8 chairs, one behind the other. The total कितने chairs हैं? 32. हर रो में 8 है, ऐसे 4 रो है, right?
There are two classes sitting for the examination with 16 students in each class. तो दो क्लास, हर एक में 16 स्टूडेंट, टोटल 32 स्टूडेंट्स हो गए और 32 चेयर्स भी उनको बिठाने के एग्जामिनेशन के लिए। कंडीशन क्या है? It is desired that in each row all students belong to the same class and no two adjacent rows are allotted to the same class. In how many ways these 32 students be seated? कैसे हो जाएगा? आपके पास 4 रो है, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये फोर्थ रो, ठीक है? मैं वो अरेंजमेंट को, मुझे वो अरेंजमेंट करना है, तो मैं 32 स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा, तो उनको बिठाना पड़ेगा। अब बिठाना पड़ेगा तो मैं क्या सोचूंगा? सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आना चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या डिसाइड करूंगा? सबसे पहले मेरे सामने 32 स्टूडेंट्स है, P क्लास के हैं 16 स्टूडेंट और Q क्लास के 16 स्टूडेंट। अब कंडीशन के हिसाब से हर रो में सेम क्लास के बच्चे बिठाने हैं, बट एडजस्टमेंट में नहीं बैठने। तो फर्स्ट और ऐसा देखिए, A C का एक पेयर बनाऊंगा और एक B और D का एक बनाऊंगा, सही? इस P जो क्लासेस होंगे, P वाले जो 16 बच्चे होंगे, उनके पास दो चॉइस होगी, मेरे पास दो चॉइस होगी, या तो इस वाले रोज में बिठाऊंगा उनको, या तो इस वाले रोज में। तो सबसे पहले ये वाला पेयर, ये वाले रोज या ये वाले रोज में से एक पेयर सिलेक्ट करूंगा, तो 2C है। क्वेश्चन का मतलब कि ये पेयर या तो ये पेयर सिलेक्ट किया, समझिए ये वाला सिलेक्ट किया, तो इसको मैंने किसको दे दिया? P को। तो बाकी दो बच्चों को कंपल्सरी किसको देना पड़ेगा? Q को। फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ये डिसाइड हो गया। यहाँ P वाले बैठेंगे, यहाँ और यहाँ Q वाले बैठेंगे। तो अब इसमें कितनी केस है? 16 और बच्चे भी 16, तो 16 स्टूडेंट्स को अगर 16 केस पर अरेंज करें तो 16 फैक्टोरियल। P और P वाले बच्चे सारे अरेंज होंगे। अब किसको अरेंज करना है? Q वाले को। तो वो भी 16 चेयर है और 16 स्टूडेंट है, तो कितना हो जाएगा? 16 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। हमारा 2C1 का 2 हो जाएगा, तो 2 into 16 फैक्टोरियल का वही आंसर है। तो जिसमें बोला कि इतने बड़े होंगे तो आपको 16 फैक्टोरियल सोल्व करने की जरूरत नहीं, उसी फॉर्म में छोड़ दिया है। अब उसका सेकंड क्वेश्चन वापस आपका सेम वही है, एटलीस्ट वाला क्वेश्चन। एटलीस्ट में क्या करने को बोला? उल्टा सोचना। 10 different letters of an alphabet are given. Word with 5 letters are formed from this given letter. Determine the number of words which have at least one letter repeated. At least one letter repeated का उल्टा, no letter repeated। मतलब पहले टोटल विदाउट एनी कंडीशन कितने वर्ड बनते हैं? आपके 10 अल्फाबेट है, रिपीटेशन अलाउड है, मेंशन नहीं है। 10⁵5 कितना? 5 ही है। यहाँ पर भी 10 जो है, यहाँ पर भी 10 में कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी 10 में कोई भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली वो 10 मतलब 10C1 है। 10 में एक अल्फाबेट सिलेक्ट करो, 10C1 10 ही होता है। तो 10C1 into 10C1 into 10C1 हाउ मेनी टाइम? 5 टाइम। ये टोटल हुआ। इसमें क्या नहीं चलेगा आपको? लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट प्लेस पे कितनी चॉइस? सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फिर 7, फिर 6। तो इसको सुन लो। एटलीस्ट आए, नेवर आए तो क्या करना है? टोटल में से उसका कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दो। फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन, अगर बीच में कोई और तो पहले बता दो। पहले अगर उसको आपका डाउट है तो बता दो, और भी अपने डाउट है। कौन सा? 14 इसका डाउट 14। तो 14 में क्या दिया? इफ स्मॉल a denote the number of permutation of x+2 things taken all at a time। अगर मेरे पास x+2 ऑब्जेक्ट है तो सबको अरेंज करना है, तो क्या बोलोगे? x+2 p of x+2 by 10 ऑब्जेक्ट है, 10 वाले करने तो क्या बोलोगे? 10 p 10
x प्लस 2 ऑब्जेक्ट है, सबको अरेंज करने में क्या बोलोगे, x प्लस 2 p ऑफ x प्लस 2, तो उसको लिखेंगे कैसे, x प्लस 2 फैक्टोरियल, यस, x प्लस 2 फैक्टोरियल किसकी वैल्यू हुई, a की। फिर क्या दिया, और आगे पढ़ेंगे तो b का नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ x थिंग्स टेकन 11 एट ए टाइम। अब x ऑब्जेक्ट है, बड़ा अरेंज कितने को करने से, 11 को, तो b को क्या लिखोगे, x में से 11 को अरेंज करना तो क्या लिखोगे, x p 10 में से 3 को अरेंज करना तो क्या लिखोगे, 10 p 3, x में से 11 को अरेंज करना तो क्या लिखोगे, x p 11। और c के लिए क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ x - 11 थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, उसमें x - 11 सबको अरेंज करना, तो x - 11 p ऑफ x - 11, तो क्या हो जाएगा, x - 11 का फैक्टोरियल। ABC दे रखा, फिर बोला है इनके बीच का रिलेशन गिवन है, a इक्वल टू 180 टू BC, a इक्वल टू 180 टू BC, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, सारी वैल्यू रखते हैं, x प्लस 2 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल हटाओगे तो क्वेश्चन होगा नहीं, x प्लस 2 को रिड्यूस करना चालू करते हैं, x प्लस 2 है कि x माइनस x प्लस 2, ठीक, x प्लस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 182, b क्या है, उसमें फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, ये एनपी ऑफ आर की फॉर्मूला लगाऊंगा तो x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस 11 फैक्टोरियल इनटू c खुद ही x माइनस 11 फैक्टोरियल है, तो ये वाला x माइनस 11 फैक्टोरियल और ये वाला x माइनस 11 फैक्टोरियल कैंसल, x प्लस 2 बड़ा है x बड़ा, x प्लस 2 को रिड्यूस करते हैं, x प्लस 2 के बाद x प्लस 1 के बाद x फैक्टोरियल, तो दोनों तरफ x फैक्टोरियल और x फैक्टोरियल कैंसल। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, या तो फिर मैंने और एक तरीका बताया था, इस तरफ दो कंसेक्यूटिव नंबर है तो सामने भी कंफर्म है दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होगा, कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर है बस वो सोच लो। अगर एक तरफ दो कंसेक्यूटिव है और सामने एक नंबर इक्वेट हो रहा है, तो डेफिनेटली सामने भी दो कंसेक्यूटिव नंबर है, कोई तो दो कंसेक्यूटिव नंबर है जिसका प्रोडक्ट एग्जैक्टली 182 होता है, 14 into 13, 14 से 140 plus 40 हुआ 182, फिर इक्वेट कर लो डायरेक्टली, तो आपको क्वाड्रेटिक को सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ बड़ा कौन है, सामने बड़ा कौन है, x प्लस 2 को 14 के साथ इक्वेट करो, ये x प्लस 1 को 13 के साथ इक्वेट करो, बस गलत इक्वेट मत कर लेना, बड़ा नंबर बड़े नंबर के साथ छोटा नंबर कोई भी कर ले, x प्लस 2 अगर 14 है तो x इक्वल टू आपको चाहिए, वही फैक्टोरियल हटाना है, सबसे तो एक ही काम करना है, फैक्टोरियल हटा लेना है, फैक्टोरियल हटेगा नहीं तो उसको होगा नहीं। देखो एक क्वेश्चन इज गिवन n plus 5 p of n plus 1 equal to 11 times n minus 1 by 2 into n plus 3 p of n। इन सब क्वेश्चन की एक ही प्रॉब्लम, ये पता नहीं होने के इसमें शॉर्टकट नहीं यूज कर पा रहा, तो मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। np of r की फॉर्मूला n factorial divided by n minus r factorial 4 factorial equal to 11 times n minus 1 by 2 into n plus 3 factorial divided by n, इसको माइनस करोगे तो फिर क्या करना है, बड़े नंबर को n plus 5 बड़ा कि n plus 3 बड़ा, n plus 5 तो क्या लिखोगे, n plus 5 से n plus 3 का n plus 3 factorial n plus 3 factorial कैंसिल 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24
ये तो 4 फैक्टोरियल को भी ऐसे लिख देते हैं 4 into 3 फैक्टोरियल चलेगा 3 फैक्टोरियल 2 2 जा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करो तो n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20 ये 2 सामने गया तो 22n माइनस 22 तो आपको साथ में लोगे 9n माइनस 22n 13n 20 प्लस 22 42 सॉरी 42 ठीक है ना फैक्टराइज करना है 6 और 7 n माइनस 6 n माइनस 7 n की पॉसिबल वैल्यू 6 और इन सब में एक ही काम करना है फैक्टोरियल घटाओ डिविजिबिलिटी कौन सी एक मिनट डिविजिबिलिटी डीपीपी 2 में क्वेश्चन नंबर 26 How many ways can we put 12 different balls into 3 boxes so that first box contain exactly 3 balls? हम अपने पास 12 बॉल से डिफरेंट बॉल्स है और सामने 3 बॉक्सेस है अपने को 12 डिफरेंट बॉल्स को 3 बॉक्सेस के अंदर रखने हैं लास्ट में अपने आप में भी कोई बाकी नहीं रहना बट एक कंडीशन ये है so that first box contains exactly 3 balls तो मुझे बताओ ये काम अपने को करना है कैसे करें सबसे पहला काम क्या है पहले किसको करो फर्स्ट बॉक्स को क्योंकि उसके अंदर एग्जैक्टली कितने बोलो एक कितने बोला 12 तो 23 पहले 3 बॉल सिलेक्ट करूंगा तो मुझे फर्स्ट बॉक्स में डालना थी तो 23 सही है 12 में से 3 बॉल सिलेक्ट किया उसको कहाँ डाला फर्स्ट बॉक्स को कर दिया साइड क्योंकि आप फर्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं कर सकते तो 23 अब हाथ में कितने बॉल 9 और बॉक्स कितने 2 पहला बॉक्स तो भर लिया था सेकंड और थर्ड बॉक्स का तब 9 बॉल को 2 बॉक्सेस में डालना है तो किस डालें पहला वाला इतना बार आपको मैंने नहीं बताया पहले में 3 डालने थे कौन से 3 में कोई भी 3 हो सकते थे 23 किया 3 सिलेक्ट किया फर्स्ट बॉक्स में डाला उसको साइड कर लिया राइट नाउ आई हैव 9 बॉल्स एंड देयर आर 2 बॉल्स हर बॉल के लिए जब क्योंकि पहला बॉल उठाऊंगा तो 9 बॉल बचे अब तो कोई कंडीशन है नहीं कि भाई सब एक ही बॉक्स में डालना है या पहले में 8 डालना है दूसरे में 1 ही डालना है वो आप जैसा डालना सब डालना तो क्या होगा हर बॉल के लिए कितनी चाहिए 2 स्विच कर ऐसे कितने बॉल 9 2 रेस टू 9 का आंसर हो जाएगा 23 2 अब मैं कंडीशन चेंज ये कंडीशन सही जो लिखी उसको छोड़ के एक्स्ट्रा कर नो बॉक्स रिमेन किया नो बॉक्स रिमेन किया वैसे कैसी कंडीशन थी क्या पहले बॉक्स के अंदर 3 बॉल डालना अब 2 कंडीशन है पहले बॉक्स के अंदर 2 तो बॉल अगर 3 बॉल पर आने ही डालने हैं और एक कंडीशन और है कि नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना तो क्या तो एक कंडीशन मैंने ऐड कर दी तो क्या फर्क है नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी बस एक कंडीशन है लिखी आप इतना चाहते हो
2/9 और थोड़ा सा काफी सेम है। 2/9 -1 क्यों किया आपने? तो ये भी होगा ना, सारे वर्क आपने बी में डाल दिया हो और सारे वर्क आपने ई में डाल दिया, 2/9 भाई 2/9 तक आप गए। अगर आपने 2/9 को समझा है तो फिर आपको पता है कि 2/9 में डिफरेंस ऐसी क्योंकि सारे के सारे बोल आपने सेकंड बॉक्स में डाल दिया। पॉसिबल है जब सबके लिए 2-2 पॉइंट गिव दो तो हो सकता है ना, सब कहां डाला आपने तो कौन खाली रह गया, हर बॉक्स वो नहीं चलेगा। तो 1 पे 1 माइनस। अब ऐसी भी एक कंडीशन थी उस 2/9 में, सारे बॉल हर बॉक्स में डाला था तो कौन खाली रह गया था, सेकंड बॉक्स। तो 2/9 में से 2 चीज लगा दो, आंसर क्या होगा 23 into 2/9 minus 2। 2/9 में से 2 माइनस था, 23 को अलग से मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ आया? तो 2 तो नहीं चलेगी, 2 में था। जैसे ऐसे ही तो सेम क्वेश्चन है, तो प्राइस वाला याद है, 4 बच्चों में देना था और सारे प्राइस एक ही बच्चे के पास नहीं जाने चाहिए, तो हमने 64 में से 4 को घटा दिया था। वैसे ही हमें कौन सा पूछ रहे था? इस क्वेश्चन में अरेंजमेंट पहले बॉक्स के अंदर नहीं, मतलब पहले बोल डालना अब देखो थर्ड मैं बोलता हूँ क्वेश्चन का आंसर दो। 5 मेन एंड 4 वुमेन, ठीक है, 5 मेन 4 वुमेन, एक रो में अरेंज करना है सबको। 5 मेन 4 वुमेन एक रो में अरेंज करना है। कंडीशन है कि नो वुमेन सिट टुगेदर। आंसर हो जाएगा 5 मेन 4 वुमेन। फैक्टोरियल को नहीं से सॉल्व करो तो चलेगा, फैक्टोरियल के रूप में दे दो तो चलेगा। 5 मेन 4 वुमेन एक रो में अरेंज करना है विद द कंडीशन नो 2 वुमेन सिट टुगेदर। तो बहुत सारे क्वेश्चन किए हम लोगों ने क्लास 64 into 5। तो ये 64 into 5 फैक्टोरियल वैसे ऑर्डर उल्टा होना चाहिए, भले मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता, बट 5 फैक्टोरियल into 64 ऑर्डर क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। 5 फैक्टोरियल into, क्योंकि सबसे पहले किसको बिठाया होगा, मेन को। कितने 5 मेन को बिठा दिया तो क्या बोलोगे 5 फैक्टोरियल। उनके आजू बाजू में कितने थे, चाहिए कितने, तो into 64 चाहिए। अब यहाँ पर ये समझ आया सबको। सर ऑब्जेक्ट मेन वुमेन की जगह पर बॉयज गर्ल्स हो सकते हैं, वोवेल कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, अमेरिकन इंडियंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट कोई भी चेंज कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, राइट। अब 5 मेन और 4 वुमेन के क्वेश्चन में मैंने जो पूछा, अब उसको अंदर वेरिएबल डाल दो। 5 मेन की जगह पर m मेन और n वुमेन, तो क्या बोलोगे, m फैक्टोरियल into m plus 2 आजू बाजू में 2 पे सेक्टर होती है ना, m plus 2 p of n। m plus 1% बताया ना मैंने, कितने मेन करोगे, m plus 1 है m बोले, तो फिर m मेन n वुमेन, तो सबसे पहले मेन को अरेंज कर लोगे, तो उसमें 5 थे तो 5 n को अरेंज किया तो 5 फैक्टोरियल हुआ था, इसमें n को अरेंज करूंगा तो n फैक्टोरियल होगा इनटू कितने प्लेस है आजू बाजू में m plus 1 और जरूरत कितने की n की m plus 1 p। जब नंबर आता है सवाल लिख दिया, जैसे ही वेरिएबल आता तो अपना दिमाग बंद हो जाता है काम करना। ये वही क्वेश्चन मैंने 5 4 बोला था, आपने आंसर दिया तो वही क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर m और n दे रखा है, तो देखो थर्ड का आंसर। अब क्वेश्चन पढ़ोगे वही दिया हुआ है, m men and n women are to be seated in a row so that no 2 women sit together if m is greater than n, means number of men
नंबर ऑफ मूवमेंट से ज्यादा, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है ना, वरना नहीं कैसे पॉसिबल। तो इसको अरेंज कर लिया, ये आंसर m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m + 1 pn की फॉर्मूला लगाओ तो क्या लिखोगे, m + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m + 1 माइनस n या n माइनस n + 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जिस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, बाकी सब तो हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग चेक करो 20 वाला, चलो क्वेश्चन पर 20 वाला, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला है 1 2 3 4 को यूज करके 2 3 4 5 फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट 2 3 4 5 टेकन ऑल एट ए टाइम। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, किसको यूज करना है, 2 3 4 5 एंड टेकन ऑल एट ए टाइम। तीन टाइम उन्होंने बोल दिया कि रिपीटेशन अलाउड नहीं, चारों को यूज कर नहीं करना है और 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने नंबर बनेंगे, 4 फैक्टोरियल, कितने नंबर बनेंगे, 4 से 4 नंबर, तो 4 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, टोटल कितने नंबर बने। अब क्वेश्चन ये है कि जो 24 नंबर बनेंगे ना, तो सबका एडिशन कितना होगा, सम ऑफ ऑल द दिस कैन बी मेड बाय यूजिंग 2 3 4 5 टेकन ऑल एट ए टाइम। मतलब अब नंबर बनाओगे तो जैसे 2345 नंबर बनाया, 4325 बनाया, 5234 बनाया, जैसे कितने नंबर बनेंगे टोटल। आपको ये सबका एडिशन किया जाएगा ये बताना है, तो सीधी बात है, सब लिखने तो नहीं बैठोगे, कुछ लॉजिक ही लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिक भाई, ये मेरा लॉजिक इतने हो सकते हैं कि बचपन से हमें जब भी एडिशन करना है, मुझे ऐसे सिखाते कि यूनिट डिजिट से चालू करना है, आप लोग इस तरह से ही करते हैं। हाँ, कैलकुलेटर लिए तो कहाँ से चालू करेंगे, यूनिट डिजिट से चालू करेंगे, बस वही लॉजिक यहाँ है। तो जब मैं एडिशन करूंगा तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि लास्ट प्लेस पे क्या हो सकता है। तो लास्ट प्लेस में अगर मैं 5 को फिक्स करूं तो मुझे बता सकते लास्ट प्लेस में 5 फिक्स हो गया, ऐसे टोटल कितने नंबर, 6 3 प्लेस है, 3 नंबर 2 3 सही है। तो 3 प्लेस पे 3 नंबर करें तो क्या करोगे, 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब कि 5 लास्ट प्लेस पे कितनी बार होगा, 6 बार। जब मैं 24 नंबर लिख लूंगा और अगर मैं 5 अगर लास्ट प्लेस पे ढूंढूंगा तो मुझे कितनी बार दिखेगा, एग्जैक्टली 6 बार। 4 लास्ट प्लेस पे कितनी बार, 3 लास्ट प्लेस पे कितनी बार, और 2 भी लास्ट प्लेस पे कितनी बार, हो गए 24 नंबर। 24 के 24 नंबर लिखने में अगर आप देखोगे तो 5 भी आपको 6 बार दिखेगा, 4 भी आपको 6 बार दिखेगा, 3 भी 6 बार दिखेगा, 2 भी 6 बार। तो फिर ऑर्डर कोई भी हो, एडिशन डिवीजन का होगा, तो इन सब का एडिशन होगा तो 5 6 टाइम का क्या हो गया, 30, 4 6 टाइम का 24, 3 6 टाइम तो 18, 2 6 टाइम तो 12। करेक्ट। तो पहले इन सब का एडिशन कर लेते हैं, कितना हो रहा है, 84। तो लास्ट प्लेस पे जब सबका एडिशन किया तो आया 84, तो फिर 4 रख के आप 8 को कैरी फॉरवर्ड करोगे, ठीक होता है। अब सेकंड लास्ट प्लेस पे पहुंच, अब सेकंड लास्ट प्लेस पर जब देखोगे, अब सेकंड लास्ट प्लेस पर फिक्स करते हैं, तो सेकंड लास्ट प्लेस पर 5 को फिक्स करो, तो जब ये लास्ट प्लेस में 5 को फिक्स किया था ना, अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो 4 डिजिट का नंबर बना होगा उसमें यहाँ पर कौन कितनी बार आया होगा, 5 कितनी बार होगा, 4 कितनी बार होगा, 3 कितनी बार होगा, 2 भी कितनी बार होगा। तो सेम ही तो होगा, मैं 5 को जब यहाँ फिक्स करोगे तो ये 3 प्लेस पर 2 3 4 अरेंज होगा, तो कितनी बार होगा, 6 बार होगा।
4 भी 5 भी 6 टाइम आएगा, 4 भी 3 भी। इसका मतलब ऐसे ही हो गया कि हर प्लेस पर हर नंबर 6 बार होगा, सही है ना। फिर फर्स्ट प्लेस हो, सेकंड प्लेस हो, थर्ड प्लेस हो या फोर्थ प्लेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट प्लेस पे अगर मुझे 84 मिला तो 4 लिखा मैंने 84 बढ़ के वापस यहाँ पर 84 ही मिलेगा। 84 प्लस 8 92, तो फिर 984 होगा, फिर वापस 84 आएगा। 84 प्लस 9 93, वापस 984 होगा, तो 84 प्लस 9 93। इसका कि सारे नंबर का जब एडिशन करूंगा ये 24 से 24 नंबर का कितना आएगा आंसर 93,000। सही है। हर प्लेस पे हर नंबर एग्जैक्टली 6 बार होगा, तो लास्ट प्लेस पे 84 आएगा, वापस 84 आएगा, वापस 84 आएगा, वापस 84 आएगा, ऐसे होगा ना। सही है। इस लॉजिक का मैं आपको सॉल्व करते रहता हूं। सम ऑफ ऑल द नंबर व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ एप्लीकेबल है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। तो आप इसी को आपको क्या करना है, सम ऑफ all digits into n minus 1 factorial into 10 raised to n minus 1 by 9 करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। तो अप्लाई करेंगे तो सम ऑफ ऑल डिजिट, इसमें कितने, ये 4 डिजिट है, इसका एडिशन करो 5 + 4 9 12 14, तो ये 40। n minus 1 मतलब कितने डिजिट का नंबर है, वो बोल द n डिजिट। तो 4 डिजिट का नंबर है तो n की जगह पर 4 डाल, क्या हो जाएगा 4 - 1 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 इनटू n की जगह 4 10 raised to 4 10,000 ना, 4 जुड़ा देगा 10,000 minus 1 9,999 डिवाइड बाई 9 111 ना। तो इसको अगर 1111 इंटू 6 को क्या हो जाएगा 6666 इंटू 14 करोगे तो 9332 होगा। राइट। तो हो जाए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इनटू n minus 1 factorial into 10 raised to n minus 1 by 9। तो ये टाइटल आएगा, इसके बाद इसको जो शॉर्टकट आपको ध्यान अप्लाई कर देना।
इसके अंदर ये हो जाएगा सबको। अब इसमें क्या करती हो सकता है कि हम लोगों को ऐसा दे चेंज करो 0246 को यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है। जितने नंबर बनेंगे सबका एडिशन। तो अभी मैंने आपको शॉर्टकट दिया, राइट? वो शॉर्टकट अगर अप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? सम ऑफ ऑल द डिजिट कितना एडिशन हो रहा है? और एक चीज चेंज कर लेता हूँ, तो आपको एग्जैक्टली अपना मिस्टेक समझ आएगा। 8 कर देता हूँ। सेम आंसर आएगा। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स 8 + 4 + 2 तो वापस 14 हो गया। n-1 तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो वापस 4 - 1 3 फिर तो 6 आएगा। और 10⁴ - 1/9 करोगे तो ये आएगा 93,324। सेम आंसर आएगा, ऑप्शन में होगा। क्योंकि इसके अंदर होगा क्या कि 93,324 में आपने ऐसे भी नंबर ऐड कर दिए जो 0 से चालू हो रहा है और उसका 4 डिजिट का नंबर नहीं बोल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 93,324 में से वो सारे नंबर का एडिशन माइनस कर लूंगा जो 3 डिजिट के नंबर एक तरह से, जो 0 से चालू हो रहा है कितने डिजिट के नंबर है। सेम कंसेप्ट लगा लेता हूँ, बट अब 3 डिजिट के लिए कर लेते हैं। 0 फर्स्ट प्लेस पे होगा तो 3 डिजिट तो बन गए। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा इस फॉर्मूला में? एडिशन अभी भी 14 ही रहेगा, बस यहाँ पर एक की जगह पर वो 4 की जगह पर 3 आ जाएगा कि 0 से चालू हो रहा है तो कितने डिजिट का नंबर बना? 3 डिजिट का। तो 3 - 1 2 फैक्टोरियल, राइट? तो क्या होगा? क्या माइनस करूंगा? 14 into 3 - 1 2 factorial 2 into 10⁻³ 1000 - 1 999 डिवाइड बाय 9। इसको माइनस कर लूंगा, अब जो आएगा यहाँ पर वो मेरा सही है। बस ये ध्यान देना है आपको, इसमें ये गलती होने के चांसेस है। समझ आया ना क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि 0 से चलोगा फिर 4 डिजिट का नंबर थोड़ी, 3 डिजिट का नंबर, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस बस शॉर्टकट में ये ध्यान रखना है। फिर एक नया लॉजिक समझते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ABC 3 स्टूडेंट से उनको मुझे एक रो में अरेंज करना है, तो कितने बेस अरेंज करना है? एक रो में 3 चेयर पड़े, मुझे 3 चेयर को 3 बच्चों को बिठा देना है। 3 फैक्टोरियल ना। अब 6 पॉसिबिलिटी गिनते हैं। पहले तो ABC ग्रुप, फिर SCB, A को पहले बिठाया, फिर C को, फिर B को, फिर B को बिठाया, फिर A को बिठाया, फिर C को बिठाया, फिर B C A, या तो फिर CAB और AB, यही क्या हो सकता है? ठीक है। अब मैंने तीनों को एक रो में बिठाया था, तो मुझे 6 पॉसिबिलिटी मिली। अब मेरे पास एक सर्कुलर टेबल है और उसके बाजू बाजू में 3 चेयर पड़े हैं और सेम ये 3 बच्चों को बिठाना है ना। सिर्फ इतना है कि पहले रो में बिठाना था मुझे, सर्कुलर टेबल के आसपास में चेयर है वहां बिठाना है। तो अगर मान लेते कि मैंने इसमें क्या फर्क पड़ता है उसको समझने की ट्राई करते। यहाँ पर A को बिठाया, यहाँ पर B को बिठाया और यहाँ पर C को बिठाया। ये अरेंजमेंट हुआ है ना, एक अरेंजमेंट हो गया। यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C। मैं अगर यहाँ से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? ABC। कोई अगर यहाँ से देखेगा तो BC, है ना। एक ही अरेंजमेंट है बट मुझे ABC भी दिख रहा है। यहाँ से चेक करोगे तो BCA दिखेगा और कोई अगर यहाँ से देखेगा तो आपने अरेंज एक ही बार किया बट आपकी 3 पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई होगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी को आप स्टार्टिंग पॉइंट बोलोगे, इसको थोड़ी ना स्टार्टिंग पॉइंट बोलोगे। इसको स्टार्टिंग पॉइंट ही फिक्स नहीं, आप जहां से चाहो वहां से चालू कर सकते हो क्योंकि सर्कुलर है, राइट। बस हाँ,
अगर मैं एबीसी की जगह पर अगर सिर्फ बी की जगह पर सी बिठा और सी की जगह पर बी बिठवाएगा, एक नया अरेंजमेंट हुआ और दो अरेंजमेंट हुए। कोई भी एक तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपकी इच्छा। ऐसा नहीं कि फिर आप आधा क्लॉकवाइज चले फिर मजा नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, पूरा क्लॉकवाइज या पूरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप मैंने यहाँ सी को रखा या बी को रखा तो क्या क्या होगा, ये सी बी सी बी ये तो आपने दो ही बार अरेंज कर, आपके 6 के 6 पॉसिबिलिटी। ऐसा क्यों हो रहा है, एक ही रीजन है, सर्कुलर होने की वजह से स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जैसा होता ही नहीं। इट मीन इनडायरेक्टली अगर मुझे इसको इजी करना है तो मैं ये कर रहा हूं, मैं किसी एक को फिक्स कर दे रहा हूं और उसको मैं फिक्स करके उसके आजू बाजू को उसी को स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हमारा चालू करेंगे, राइट। तो फिर अगर किसी एक को फिक्स कर दिया तो बचे कितने ऑब्जेक्ट, दो। तो दो को अरेंज करोगे तो क्या होगा, 2 तो 2 फैक्टोरियल हुआ, सही है। तो फिर सर्कुलर परम्यूटेशन का कांसेप्ट क्या हो गया, एन ऑब्जेक्ट है तो सर्कुलर परम्यूटेशन में आंसर कितना, 3 था तो 1 फिक्स हो गया, 10 होगा तो 1 फिक्स होगा, तो बचेंगे कितने, 9। तो अगर मुझे 10 लोगों को अगर एक राउंड टेबल के आसपास में अरेंज करना है, एक रो में अरेंज करना है तो आंसर 10 फैक्टोरियल, बट अगर सर्कुलर टेबल के आसपास में अरेंज करना है तो 9 फैक्टोरियल, 1 फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अरे बाकी सारे कंसेप्ट एकदम सेम, बाकी सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आपको देख लें कि सर्कुलर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए 4 अमेरिकन डेलीगेट्स और 5 इंडियन डेलीगेट्स को बुलाया गया है, अरेंजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को दी गई है। कंडीशन ये है कि उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग के आसपास में 9 लोगों को बुलाया गया, उनको बिठाना भी पड़ेगा आए हैं तो, राइट। बट कंडीशन ये है कि सारे अमेरिकन साथ में बैठने चाहिए। तो क्या करोगे, चारों अमेरिकन साथ में ही बैठने चाहिए। क्या होगा, सारे अमेरिकन को साथ में बिठाने हम क्या करते थे, एक ग्रुप बना लेते थे। तो अमेरिकन का एक ग्रुप हो, बाकी बचे 5 इंडियन, तो टोटल जो पहले 9 लोग दिख रहे थे वो कितने लोग हैं, 1। उनको राउंड टेबल के आसपास में अरेंज करना है 5 फैक्टोरियल, तो राउंड टेबल के आसपास में अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल, क्योंकि n-1 का कंसेप्ट लग जाएगा। इसका मतलब ये हो कि चारों अमेरिकन जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर साथ में जा रहे हैं, बट वो रियल इंटरनल अरेंजमेंट हो तो चारों अमेरिकन का इंटरनल अरेंजमेंट ये वहां पर वापस n-1 मत करना, ऑलरेडी फिक्स कर चुके हो, तो इंटू 4 एक ही बार फिक्स करोगे ना, थोड़ी दो बार फिक्स करोगे। तो 5 फैक्टोरियल किस लिए, एक ग्रुप इसका 5 इसके, तो 5 + 1 6 में चेक कराया तो 5 फैक्टोरियल इक्वल टू सर्कुलर परम्यूटेशन, और उनका इंटरनल अरेंजमेंट के लिए 4 फैक्टोरियल। इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस तरह से अरेंज करना अपने को कि नो टू अमेरिकन सिट टुगेदर, तो क्या नो टू अमेरिकन सिट टुगेदर, कोई भी 2 अमेरिकन साथ में नहीं बैठने चाहिए। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, बाजू बाजू में इंडियन, तो सबसे पहले किसको इंडियंस को, कितने इंडियन, 5 इंडियन को राउंड टेबल में बिठाओगे और फैक्टोरियल, तो 5 इंडियन बिठा सकते हैं, 5 इंडियन। अगर एक ही रो में होगा तो सिर्फ यहाँ पर 5-1 फैक्टोरियल पर 5 फैक्टोरियल, तो रो में आजू-बाजू में कितनी सीट्स होती है, 5 इंडियन अगर बैठने में आजू-बाजू में कितनी सीट्स होती है, 6। आजू-बाजू में कितनी सीट्स होती है, 6। और उसमें से कितनी चाहिए होगी, 4। तो क्या लिख लेते इंटू 60। अगर रो में अगर एक क्वेश्चन होता तो हमारा आंसर क्या होता, 5 फैक्टोरियल इंटू 64। अब राउंड टेबल है तो क्या फर्क पड़ता है, 5 इंडियन को जब आपने बिठा दिया तो उसके आजू बाजू में आप देखोगे तो 6 कितनी मिलेगी, 1 2 3 4 और 5 की। ऐसा क्यों, रो में ज्यादा रिलेटेड क्यों नहीं,
क्योंकि वापस वो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जैसा कुछ नहीं है। तो जितने ऑब्जेक्ट हम उतनी आजू-बाजू की सीट्स होगी, तो 5 ही सीट है, जरूरत कितने की? 4 into 5। तो सर्कुलर में आपकी कोएफिशिएंट कम हो जाती है। तो मेन कंसेप्ट n-1 फैक्टर, बाकी इंटरनली कुछ भी दे सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। एक सर्कुलर परम्यूटेशन का ये ध्यान रखेंगे। सर्कुलर परम्यूटेशन में और एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 10 डिफरेंट फ्लावर्स मैं आपको दे दूं और आपको बोलूं कि एक गार्लैंड बना के दे, फूलों की माला बना के दो। 10 फूल है आपके पास, 10 फ्लावर्स है, उसको यूज करके आप लोगों को एक फूलों की माला बना के दे, तो कितने वैसे बना पाओगे? 9 फैक्टोरियल, बट उसमें 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 भी होगा। क्यों? अच्छा 9 फैक्टोरियल मुझे समझ में आ गया, आपने ये अप्लाई कर लिया 10-1 फैक्टोरियल। बट कैसा है कि फूलों की माला, नेकलेस, ये सब में जैसे आप ऐसे देखो या घुमा के देखो, उनको थोड़ी अलग दिखता है, तो सेम ही दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, गार्लैंड हो गया, फूलों की माला हो गया, या नेकलेस हो गया, कि भाई मुझे 10 प्रीशियस स्टोन दे रहा था, मुझे बोलते नेकलेस बनाओ, 10 सबसे महंगे पत्थरों से एक नेकलेस बनाना, तो मैं कितने में से बना पाऊंगा? तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 होगा। क्यों डिवाइड बाय 2 होगा? बिकॉज उनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें आप यहाँ पर ABC को बिठाओगे, अब आप यहाँ से देखोगे तो ऐसी ही दिखेगा, बट यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फर्क पड़ता है। तो जहां पर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फर्क नहीं पड़ता होगा, वहां पर आपको सर्कुलर परम्यूटेशन करने के बाद डिवाइड बाय 2 कर देना, आधे करने पड़ेंगे, तो सेम ही है दोनों तरफ से। ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये मोस्टली पूछते हैं गार्लैंड, नेकलेस। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी मेरे को ध्यान आ रहा है जिसमें ऐसा पूछा गया था कि 6 पर्सन्स को एक राउंड टेबल के आसपास में बिठाया गया था विद द कंडीशन नो नेबर, मतलब एक मिनट आ गया था, 6 थे, हाँ ऐसा ही 6 थे, और फिर बोला गया था कि इस तरह से सर्कुलर परम्यूटेशन का आसपास में अरेंज करना है कि सेम पड़ोसी वापस नहीं आने चाहिए, सेम नेबर्स वापस नहीं चाहिए। तो कितने वैसा अरेंज कर पाओगे? राउंड टेबल के आसपास में 6 चेयर रखे हुए थे, और क्वेश्चन क्या था भाई 6 को बिठाओ, तो कितने वैसे बिठा पाओगे? बस वन कंडीशन, किसी के आजू बाजू में सेम नेबर्स वापस नहीं आने। तो फिर अगर ढंग से सोचोगे ना आप इस क्वेश्चन, बोले तो सर्कुलर परम्यूटेशन है तो ABCD 6 है, तो पहले तो इतना तो कर ही लूंगा, 6 - 1 फैक्टोरियल, सही है, 6 - 1 फैक्टोरियल तो कर ही लेंगे अपने, राइट। फिर कैसे होगा कि अगर मैंने A को यहाँ बिठाया, B को यहाँ बिठाया, C को यहाँ बिठाया, D यहाँ बैठा, E यहाँ बैठा, F यहाँ बैठा, ये अरेंजमेंट है जो 5 फैक्टोरियल के अंदर आ गया होगा। 120 चॉइस के अंदर ये भी चॉइस होगी जो मैंने लिखी है, होगी ना। और मैं यहाँ पर अब F को बिठाऊं, जो पहले B बैठा तो यहाँ पर F को बिठाओ, F की जगह पर B को बिठाऊं, ये भी एक चॉइस होगा इस 120 के अंदर। बट आपकी कंडीशन के हिसाब से दोनों सेम है, ये पहले भी एक नेबर कौन थे? B और F। अभी भी कौन है? मैंने दोनों की जो प्लेस थी वो चेंज हो गई है, बट स्टिल नेबर्स तो सेम ही, सही है ना। इसका मतलब क्या होती है? तो इसका आप नहीं ले सकते, तो आप तब पास हो ही ले चुके आपको। एक तरह से ऐसा कि मैं एंटी क्लॉकवाइज देखूं और क्लॉकवाइज देखूं, एंटी क्लॉकवाइज देखूं, मेरे लिए तो एक जैसे ही थे। फिर वो B यहाँ बैठे, F यहाँ बैठे, या B यहाँ बैठे, F यहाँ बैठे, मेरे लिए अलग नहीं। इस केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमारे लिए एक जैसा ही है, तो हमारे पास यहाँ पर डिवाइड बाय 2 कर लेना पड़ेगा। तो जहां पर सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन दिखे, तो एक बार वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ लो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को फर्क पड़ रहा है, उसको मोस्ट ऑफ टाइम पर फर्क पड़ता होगा। जहां फर्क नहीं पड़ा वहां पर फिर डिवाइड बाय 2 कर लेना। आप एग्जाम्पल के हिसाब से गार्लैंड नेकलेस ये सब आप लोग अपने सोल एग्जाम्पल के हिसाब से लिख के रख सकते हो, राइट। बाकी टाइटल मार्क के मेन इसका जो ठीक है
आए तो मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन के क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ एक ही ध्यान में रखना, n-1 सर्कुलर और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कभी भी अगर सेम हो तो डिवाइड बाय 2। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ये है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शब्द समझते हैं, XY प्लेन या XYZ प्लेन पे जो भी करते हैं सब कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको दिया हुआ है देयर आर 10 पॉइंट्स, ओके, देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन द XY प्लेन, देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन द XY प्लेन, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, समझते हो ना? नो 3 ऑफ देम आर। आपको पूछा गया कि 10 पॉइंट को यूज करके आप अलग अलग कितनी लाइंस बना सकते हो? अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ, अपने इस क्लास में अभी 20 स्टूडेंट्स और मेरे को मिलकर 21 लोग हैं। अपने सब एक दूसरे के साथ अगर हैंडशेक्स करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे पूरे क्लास में? हम सब एक दूसरे के साथ अगर हैंडशेक्स करते हैं तो इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे? 21। C2 कितने होंगे? 441 नहीं होंगे। कैसे होंगे 441? भाई एक हैंडशेक करने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। कौन से 2? कोई भी 2। तो बस 2-2 का पेयर जितने बनेंगे उतने हैंडशेक्स होंगे। तो टोटल हैंडशेक कितने होंगे? 21 C2। आपको कोई भी काम करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा ना, सही है? क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकता ना कि मैं 20 लोगों के साथ हैंडशेक कर रहा हूँ, तो मैंने जब इनके साथ किया तो इन्होंने भी तो मेरे साथ कर ही लिया, तो इनके पास 20 चॉइस थोड़ी है कि नहीं? तो ऐसे तो गिनने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर है भाई एक हैंडशेक के लिए 2 लोग चाहिए। कौन से 2? कोई भी 2 पेयर उठा लो। तो 21 C2। तो सेम जब मुझे बताओ, देयर आर 10 पॉइंट्स, no 3 of them are collinear, then how many lines we can make by using these 10 points? 10 पॉइंट को यूज करके अब टोटल कितनी लाइन बना सकते हो? मैं लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2। कौन से 2 पॉइंट? कोई भी 2 पॉइंट। तो कितनी लाइन बनेगी? तो 10 से 2 लाइन बनेगी। कितनी लाइन बनेगी? 10। जैसे अलग अलग 10 पॉइंट अगर पड़े हुए इधर उधर कहीं पर भी, अब इनको ज्वाइन करोगे तो अलग अलग कितनी लाइन बनती होगी? तो टोटल 10 C2 तो कितनी हो जाएगी? 45 है ना। 10 C2 को सोल्व कैसे करोगे? 10 into 9 divided by 2C, 2 factorial था, 2 into 1, आंसर इज 45। अलग अलग कितनी लाइन बन जाएगी? 45। By using all those 10 points, again no 3 points are collinear, then how many triangles we can make? कितने ट्राइंगल बना पाओगे? 3 भाई। ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, ट्राइंगल बन जाएगा, सही है? तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? 10 राइट, 120 ट्राइंगल 120 बनेंगे। लाइंस कितनी बनेगी? 45। इतना इजी पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे अपने को? वो बोलेंगे कि 15 पॉइंट से, उस 15 पॉइंट में से 6 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब सेम क्वेश्चन, लाइंस भी बनानी है, ट्राइंगल्स भी बनाना है, तो कितनी लाइंस बनेगी? 6 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब अगर ये एक लाइन है, इसके ऊपर 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 और 6, और बाकी के 9 इधर उधर कहीं है। तो क्या बोलोगे? इन सबको यूज करके आपको लाइन बनानी, तो कितनी लाइन बनेगी? 10 C2। गिनने मत बैठने के लिए खत्म नहीं कर पाएंगे।
लाइन नहीं, मैक्सिमम बच्चे 92 लिख किया तो ऑप्शन में होगा जो गलत आता है। आप जो सोचते हो सामने वाले को पता है कि बच्चे ऐसा ही सोचता है, वो डिटेलिंग में जाता ही नहीं है। सामने आपकी हमने डायग्राम बना रखा है मैंने फैक्टोरियल पहले पी का तो क्वेश्चन ही नहीं है तो फैक्टोरियल तो आना से रहा अरेंजमेंट ही है ना, ये तो रिफ्लेक्शन ही 15C2 माइनस 62 प्लस 1। देखो आप 92 क्यों बोल रहे हो मुझे पता है, आपको लग रहा है कि 6 तो खोल ही नहीं रहे, उससे थोड़ी ना लाइन बनेगी, तो आप क्या करें 6 पॉइंट को हटा दे, बट इसमें 1 पॉइंट तो यूज कर सकता हूँ मैं, 2 नहीं कर सकता, बट 1 तो यूज हो ही सकता है। आप क्या करो हटा ही दो, 6 पॉइंट चाहिए नहीं आपका, तो थोड़ी होगा। तो आप क्या करोगे विदाउट एनी कंडीशन टोटल कितनी लाइन बनती, इस 15C2 में मैंने क्या किया, ये 2 पॉइंट भी लाइन बना के डाल दिया, जबकि वो बननी नहीं वाली। 15C2 में तो मैंने इसके लिए लाइन बनाया, जबकि ये तो लाइन का ही पार्ट है, वो थोड़ी बनेगा। इसलिए 6 पॉइंट से 2 लाइन बन सकती थी, जैसे आपने इंक्लूड किया हुआ है तो बनेगा ही नहीं, तो क्या कर लूंगा मैं उसको माइनस, तो माइनस 62। 6 पॉइंट से कितनी लाइन बन सकती थी 62, पर इस 6 पॉइंट से जो लाइन आप माइनस करो तो ये लाइन खुद को भी आपने माइनस कर लिया जो ऑलरेडी गिवन था, तो उसके लिए उसको एक समझ आया प्लस 1 क्योंकि एक लाइन तो दे रखा है आपको। तब ट्राइंगल कितने बनेंगे तो बोली बताइए 15C3 माइनस उसमें फिर प्लस 1 जैसे आया समझ में। ठीक है, इसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप लोग क्या करना, डीपीपी 1 2 3 में फर्स्ट 20 के बाद वाले मत करना, वो अभी तक आप लोग उस डिटेलिंग में नहीं जा पाओगे। एटलीस्ट 1 2 3 में जो भी आपका बाकी हो 1 2 3 भी आप पूरा कर लोगे, टेक्स्ट बुक भी पूरा कर लोगे। टेक्स्ट बुक के 2 एक्सरसाइज से डिस्कस किया, एक ही किया, सेकंड को थे नहीं, सेकंड में 5 फैक्टर क्या होता है पूछा, तो वो हो ही गया मतलब है ना, सेकंड में कुछ नहीं है। थर्ड फोर्थ भी हो जाएगी आप लोगों से, और इसका डीपीपी 3 के 20 तक, ठीक है, उतना करो फिर अपने